खिड़की के बाहर रह रह कर बिजली चमक रही है और बादलों की गड़गड़ाहट एक साथ बजते कई नगाड़ों से शोर पैदा कर रही है। आसमान से बारिश की बूंदों के गिरने की आहट हवा के साथ मिलकर बहुत ही मीठा सा संगीत पैदा कर रही है। रुक रुक कर चलती वो सर्द हवाएं मौसम को बहुत ही ज्यादा रूमानी बना रही हैं। एक अंधेरे कमरे में एक जोड़ा आपस में लिपटा हुआ है जो पहली नजर में बहुत धुंधला सा नजर आ रहा है। वो दोनों इस वक्त एक दूसरे के इतने करीब हैं कि उनके बीच कपड़ों की दरार भी नहीं है। कमरे के अंदर एक हल्की सी रोशनी बिखरती सी महसूस हो रही है, जिसकी वजह से वहाँ एक लड़की को अपनी बाहों में लपेटकर उसके मखमली बदन को सहलाता हुआ एक लड़का नजर आ रहा है। उस लड़के की बाहों में मौजूद लड़की को अपना दिमाग घूमता हुआ सा महसूस हो रहा है। शायद उसकी समझ में ही नहीं आ रहा है कि उसके साथ ये सब क्या हो रहा है और आखिर क्यों हो रहा है। लड़की की बॉडी लैंग्वेज बता रही है कि वो लड़के का विरोध करना चाहती है, पर उसका शरीर उसका साथ नहीं दे रहा है। इस वक्त वो एक अनकहे एहसास को महसूस कर रही है जो आज से पहले कभी नहीं किया है। उसको अपने शरीर के निचले हिस्से में एक अजीब सा दर्द महसूस हुआ। ऐसा दर्द जो एक मीठी सी चुभन के साथ उसकी नसों में दौड़ रहा है। उस चुभन का एहसास उसके शरीर में हल्की सी कंपकपी पैदा कर रहा है। वो लड़की शिकारी के जबड़े में फंसी एक छोटी सी हिरनी की तरह बेचैन और छूटने को बेकरार है। इस समय उस लड़की के मन में सिर्फ एक ही बात चल रही है कि वो इस आदमी की बाहों से कैसे निकले। वो कुछ भी करके इस आदमी की बाहों से निकलकर दूर कैसे जाए, बस यही सोच रही है। पर विरोध करने के लिए उसका शरीर उसका साथ ही नहीं दे रहा है, बल्कि उस मदहोशी और दर्द से भरी नसों से निकला वो विरोध ऐसा लग रहा है जैसे लड़की खुद से चाहती है कि लड़का उसके करीब और करीब आए। वो लड़का उस लड़की के इस बर्ताव से उसके और करीब बढ़ता ही जा रहा है। उस लड़की ने आज तक अपने आप को इतना लाचार कभी महसूस नहीं किया था जितना वो अब कर रही है। दर्द की लकीरें उसके चेहरे पे रह रह के नजर आ रही हैं, जिसकी वजह से उस लड़की के मुंह से बहुत ही नर्म और हल्की कराहें सुनाई दे रही हैं। क्या ये तुम्हारा पहली बार है? अब की बार उस लड़के की हल्की सी फुसफुसाहट भरी आवाज लड़की के कान में गूंजी। लड़की का दिमाग उसके बस में नहीं है, लेकिन उसे ये समझ में आ रहा है कि वहाँ क्या हो रहा है। लड़की के दिमाग ने तुरंत ही रिएक्ट किया और उसका सर अपने आप ही हाँ में हिल गया। लड़के ने उसके गालों को चूमते हुए कहा, बस ये थोड़ी देर का दर्द है, उसके बाद तुम सुख को महसूस करोगी जो तुम्हें हर रात मेरी याद दिलाएगा। बस अभी मेरा साथ दो। ये सुनते ही उस लड़की का कलेजा धक से रह गया। उसकी दर्द भरी सिसकारियां जल्द ही सुख भरी सिसकारियों में बदल गईं। लड़की को अच्छे से समझ में आ गया कि वो लड़का उसके साथ क्या करने की कोशिश कर रहा है। धीरे धीरे लड़के के हाथ उस लड़की के शरीर पर ऐसे फिसलने लगे जैसे मक्खन की टिकिया गरम तवे पर फिसलती है। उस लड़की की मदहोशी भी बढ़ती जा रही है, लेकिन शायद ये एक अलग ही तरह का सुरूर है जो उस पे चढ़ रहा है। थोड़ी ही देर बाद वो दोनों दो जिस्म और एक जान हो चुके हैं। दोनों अपनी सारी हदें पार कर चुके हैं। अंधेरे की वजह से वहां कुछ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने अपनी उनींदी आंखों को हल्का सा खोला। उसे कुछ भी अच्छे से दिखाई नहीं दिया। अगले ही पल लड़की ने हैरानी और घबराहट से अपनी आंखें मसली और दोबारा से देखने की कोशिश की। अभी भी कुछ साफ साफ नजर नहीं आ रहा है। लड़की ने उठने की कोशिश की तो उसे अपनी कमर पर कुछ भारीपन सा महसूस हुआ। अपने हाथों को टटोलते हुए वो कमर तक पहुंची तो उसे एक हाथ अपनी कमर पर लिपटा हुआ महसूस हुआ। पलक झपकते ही रात का सारा वाकया उसकी आंखों के सामने से रील की तरह गुजर गया। ये क्या हो गया? अचानक लड़की के दिमाग से एक भयानक आवाज आई। घबराहट की वजह से उसका चेहरा सफेद पड़ गया और दिल ने एक पल के लिए धड़कने से इनकार कर दिया। इस वक्त उसे बस इतना याद आ रहा है कि पिछली रात वो अपनी बहन नेहा को लेने के लिए क्लब आई थी। वहीं पर उसे किसी ने एक ड्रिंक ऑफर किया था जो नेहा के कारण वो ठुकरा नहीं पाई। किसने ऑफर किया था वो ड्रिंक? उस बात पर तो उसका ध्यान ही नहीं गया था। ड्रिंक को पीते ही अगले ही मिनट में उसका दिमाग घूमता हुआ लगा।
उसे एहसास हो गया कि उसे जानबूझकर कोई नशीली चीज पिला दी गई थी, पर अब कुछ भी करने या समझने के लिए देर हो चुकी थी। नेहा के अचानक बुलाने की वजह से वो ऐसी ही दौड़ती हुई क्लब आ गई थी। आखिर नेहा उसकी यानी कियारा गौतम की जान थी। ऐसे में घबराहट, चिंता और बेचैनी की वजह से उसका गला सूख रहा था। जब कियारा ने नेहा को सही सलामत पार्टी एंजॉय करते देखा तो उसकी अटकी सांसें सुधरनी शुरू हुई। तो किसी ने एक ग्लास उसके आगे बढ़ाया और उसने बिना कुछ सोचे समझे उसे पी लिया। एक छोटी सी गलती का नतीजा अब उसके सामने है। उसने इतने समय तक अपने आप को बाहर की दुनिया और लोगों से अपने जिस्म को अपने ड्रीम मैन के लिए बचाया हुआ था। वो सारी मेहनत उसकी एक लापरवाही की वजह से मिट्टी में मिल गई। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसने जिसके हाथों से अपनी वर्जिनिटी यानी कि उसका कुंवारापन खोया, वो तो उसे जानती तक नहीं, ना ही कभी उसे देखा है और ना ही कभी उससे मिली थी। उस आदमी की मौजूदगी को अपने बगल में महसूस करते ही कियारा ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सर घुमाया, लेकिन उसका चेहरा नहीं देख पाई। एक तो अंधेरा, दूसरा उसकी पीठ कियारा की तरफ है। उस लड़के ने अपनी अपर बॉडी पे कुछ भी नहीं पहना हुआ है, बस उसकी पीठ पर एक हल्का सा टैटू बना हुआ नजर आ रहा है। कियारा का मन जोर जोर से रोने का करने लगा, लेकिन उसके अंदर इतनी हिम्मत नहीं बची कि वो खुलकर रो भी सके। उसके साथ जो हुआ था उसके कारण कियारा चीख चीख कर रोना चाहती है, चिल्लाना चाहती है ताकि अपने दर्द को बाहर निकाल सके। वो कुछ भी करके उसी वक्त में वापस जाना चाहती है जब उसने क्लब में पैर रखा था, पर इस सब के लिए अब बहुत देर हो चुकी है। जो कुछ भी उसके साथ हुआ उसे अब कुछ भी करके बदला नहीं जा सकता है। तभी उस लड़के के शरीर में थोड़ी सी हलचल महसूस हुई, जिसकी वजह से कियारा बहुत डर गई और झट से बिस्तर से उठकर जमीन पर पड़े अपने कपड़े उठाए और जल्दी जल्दी उन्हें पहनने लगी। कपड़े पहनते ही कियारा ने बाहर जाने के लिए दरवाजा ढूंढा। कमरे का दरवाजा बेड के ऑपोजिट साइड एक कॉर्नर में है, जिसे एक बड़ी सी ड्रेसिंग टेबल ने ऑलमोस्ट छुपाया हुआ है। कियारा जल्दी से दरवाजा खोलकर बाहर आ गई। कियारा में इतनी हिम्मत नहीं बची थी कि वो उस आदमी का चेहरा देखने की कोशिश भी करे। कियारा इस वक्त बिल्कुल नहीं चाहती थी कि बाहर निकलने से पहले वो आदमी जाग जाए या उसकी नजर कियारा पे पड़े। बाहर भागती चली जा रही कियारा के शरीर पर बारिश की ठंडी बूंदें गिर रही हैं, लेकिन वो बारिश की बूंदों को भी महसूस नहीं कर पा रही है और तेजी से आगे बढ़ते जा रही है। वो रोते रोते दौड़ रही है और उसकी आंखों से बहते आंसुओं को बारिश की बूंदें खूब छुपा रही हैं। जब तक वो अपने विला के अंदर गई तब तक सुबह हो चुकी है और आकाश भी पूरी तरह से चमक उठा है। हालांकि कियारा के परिवार की हवेली बहुत चमकीली है, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। कियारा को एक अजीब सी बेचैनी हो रही है और वो ये सोच रही है कि ये क्या हो गया उसके साथ कल रात। वो दरवाजे पे खड़ी है और उसके अंदर इतनी भी हिम्मत नहीं है कि वो अंदर की ओर अपने कदम भी बढ़ा सके। कियारा के कपड़े पूरी तरह से अस्त व्यस्त हैं और वो अपना आंसुओं से सना चेहरा उसे बेहद भयानक लग रहा है। अगर ऐसे हाल में उसके दादाजी उसे देख लेंगे तो बहुत परेशान हो जाएंगे और अचानक से उसके मन में ख्याल आ रहा है कि क्या ये सब उसके दादाजी को बताना चाहिए। वो डर रही है, लेकिन उसने आखिरकार बड़ी मुश्किल से हिम्मत जुटाई और मेन दरवाजे से अंदर की ओर चल पड़ी। वो अभी अपने मन में चल रही उथल पुथल के बारे में सोच ही रही थी कि दीनदयाल काका ने दरवाजा खोला और सामने के दृश्य को देखकर वो चौंक गए। कियारा, ये तुम्हें क्या हुआ बेटा, तुम ठीक तो हो? कियारा ने बड़ी मुश्किल से अपना सर हिलाया और धीमे से कहा, हाँ। उसने अपने चेहरे को गौर से देखते हुए फिर उनकी ओर देखा। जब दीनदयाल उसकी ओर बढ़ा तो वो उन्हें चकमा देके निकल जाना चाहती है, लेकिन तभी अचानक कियारा को ऐसा लगा जैसे किसी ने पीछे से पकड़ लिया हो और पीछे ही खींच रहा हो। इससे पहले कि कियारा अपनी बात बयां कर पाती, उसके आंसू बहने लगे और आवाज कांपने लगी। दीनदयाल कियारा को ऐसे देखकर बहुत परेशान हो गए। उसे कियारा को ऐसे देखकर बहुत बुरा लग रहा है, इसलिए बहुत ही शांत और धीमी आवाज में पूछा, कियारा क्या बात है, बताओगी? दीनदयाल ने बहुत ही सीधे और नरम लहजे में कहा, जिससे कियारा के आंसू और तेज हो गए। वो खामोशी दीनदयाल की आवाज से ही टूटी। श्री अजीत कुमार जी अब इस दुनिया में नहीं रहे। इतना कहते ही मानो दीनदयाल की आवाज भी टूट गई। ये सुनते ही कियारा पूरी तरह से सदमे में आ गई है।
दीनदयाल की बात सुनते ही कियारा ने अपने पैरों को इतना कमजोर महसूस किया कि वो अगले ही पल लड़खड़ाकर जमीन पर गिर गई। कियारा के दिमाग ने काम करना बंद कर दिया, लेकिन वो अपने आप को सहीजते हुए बड़े अविश्वास के साथ, बड़ी हिम्मत के साथ बोली, ऐसा कैसे हो सकता है? दादाजी मुझे छोड़ के कैसे जा सकते हैं? अजीत कुमार जी यानी कियारा के दादाजी की तबीयत पिछले 6 महीने से ठीक नहीं चल रही थी। कुछ दिन पहले ही उनके हार्ट की सर्जरी हुई थी और डॉक्टर ने कहा था कि कुछ समय बीतने के बाद वो ठीक हो जाएंगे। पर वो उस अवस्था को पहले ही पार कर चुके थे और पिछले कुछ दिनों से उनकी हालत में भी सुधार आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मानो वो अगले 8 से 10 साल आसानी से जीवित रह सकेंगे। फिर अचानक से उनकी मौत कैसे हो गई? अचानक ऐसा क्या हुआ? दीनदयाल ने कियारा को ऐसे ढहते देखा और वो उसे ऐसे हाल में नहीं देख पाया और धीमे से उसकी पीठ थपथपाई और उदासी भरे शब्दों में कहा, कियारा, लोग मरने के बाद जीवन में वापस नहीं आते, थोड़ी हिम्मत रखो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, दादाजी मुझे छोड़कर नहीं जा सकते। कहते हुए कियारा जोर से रोने लगी और उसने दीनदयाल का हाथ दूर ढकेल दिया और पूरी ताकत के साथ वो ऊपर की ओर भागी। जब वो ऊपर पहुंची तो उसने देखा कि तीसरी मंजिल पर बने गलियारे में लोगों की भीड़ लगी हुई है। भीड़ में लड़कियों ने उसे सबसे पहले देखा। अपने दादा की लाडली पोती को आता देख उन्होंने अपने सामने से उसे रास्ता दिया और सहानुभूति से उनकी आंखें भर गई। कियारा लड़खड़ाते हुए कदमों के साथ दादाजी के कमरे की ओर बढ़ी। उसके नाजुक कदम पहले ही चोटल अवस्था में है और उनसे खून भी बह रहा है, फिर भी उसे इस दर्द का कोई एहसास नहीं है। उसकी आत्मा, उसकी चेतना ने उसके शरीर का साथ छोड़ दिया है। हर एक कदम के साथ वो अपने आप को बेजान महसूस कर रही है और उसका पूरा शरीर उसे महसूस ही नहीं हो रहा है। आगे क्या होने वाला है कियारा के साथ?